नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंद किसान में। और आज हम मध्य प्रदेश में सिवनी इलाके से हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान हैं। 2 युवा हैं जो कि इस कोरोना काल में एक अ, आस लेकर आए हैं उधर के इलाके में। उनकी पूरी टीम जो है, वो जिस तरह की नज़ीर पेश कर रही है, दूरदर्शिता दिखाई गई, किस तरह से कोरोना की जो ये जानलेवा जो कहर है, जो हमारे देश में इस तरह से अ, लगातार हर सेकंड पर जो जानें रेत की तरह फिसल रही हैं, कोरोना की वजह से इतनी सारी मृत्यु हो रही है। कहीं न कहीं प्लानिंग में गड़बड़ी है, दूरदर्शिता जो फ़ोरसाइटेडनेस दिखानी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं कमी है। मगर ये इलाका मध्य प्रदेश का सिवनी, यहाँ से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो वो मॉडल इन नागरिकों ने, इन युवाओं ने जो पेश किया, उससे स्थिति काफ़ी हद तक काबू में है। आइए समझते हैं कि वो क्या नज़ीर पेश की है, किस तरह से ये लोग इस विकट परिस्थिति में काम कर रहे हैं और क्या हर एक व्यक्ति अगर इसी तरह का योगदान दे, तो क्या स्थिति काबू में आ सकती है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 मेहमान हैं मध्य प्रदेश से। हमारे साथ हैं गौरव जायसवाल जो कि मेंबर हैं नागरिक मोर्चा सिवनी से। गौरव, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं मोहसिन अली जी जो कि स्पोक्सपर्सन हैं मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। ये सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं और वहाँ पर लंबे समय से इन लोग अपनी टीम के साथ बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे पहले मोहसिन जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप लोगों का क्या मॉडल है जिससे लोगों को कुछ सुकून मिल पा रहा है? जिस तरह की नाउम्मीदी की खबरें तमाम जगहों से आ रही हैं, आप लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे वहाँ के एरिया में लोगों को अ, सुरक्षा कवच मिला? इस घातक बीमारी से, जानलेवा बीमारी से कहीं न कहीं लोग जब दहशत में हैं, तो उन्हें किस तरह से एक उम्मीद की किरण दिख रही है? देखिए, ऐसा बहुत पहले से तो कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे जो ग्रुप है उसमें 10-12 मेंबर हैं जो सक्रिय हैं, तो उन लोगों ने इस पे नज़र रखी हुई थी। तो ये जो सेकंड वेव आने वाली, और जब ये वेव आ गई शहर में, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो प्लान किए थे कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की। इससे पहले जो फर्स्ट वेव आई थी लास्ट मार्च में, पिछले साल, तो उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, ऐसी कोई समस्या नहीं थी, ना किसी की ज़रूरत पेश आई। तो उस टाइम हम लोगों ने बाकायदा मुसाफिर जो आ रहे थे महाराष्ट्र से, उधर साउथ से, उन लोगों के लिए खाने-पीने का इंतज़ाम किया था। लेकिन इस समय जो एकदम अचानक से ज़रूरत महसूस हुई, वो लगी कि भई ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होना चाहिए। तो हमको लगा कि ऐसा कोई बहुत प्री प्लान या कोई मॉडल तैयार नहीं किए, बस लोगों ने प्लान ग्रुप में बैठ के डिस्कस किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, और हम लोगों ने शहर से 5, 7, 10, 12, 25 ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर 2-4 दिन में जमा करके काम शुरू कर दिया। 7 सिलेंडर से शुरू किया था, फिर 3-4 दिन में 30-35 सिलेंडर हमारे पास कलेक्ट हो गए। फिर इतनी ज़्यादा डिमांड थी उसकी, और उस टाइम तक सिर्फ एक हमारा ही ग्रुप था जो सिलेंडर लोगों तक प्रोवाइड कर रहा था कम कीमत में, हुँ। और ज़रूरतमंदों को फ्री में भी कर रहा था। लेकिन हम उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। मतलब हमारे पास 20-25 सिलेंडर भर के आते, तो कम से कम 100 लोग उसको लेने के लिए खड़े रहते। ये अच्छा नहीं लगता। फिर एक प्लानिंग किए, उसमें बहुत से लोगों ने हमारा कोऑपरेट किया। गौरव भाई बैठे हैं, उन्होंने भी हमारी मदद की। और भी ऐसे शहर के बहुत नेक लोग हैं जिन्हें हम सब ने फर्स्ट टाइम ही हमारी मदद, जो पुकार थी उसको सुना, और फर्स्ट टाइम उन लोगों ने हमारी मदद की। और ऐसा हम लोगों ने बड़ा बजट जो है 2-3 दिन में करके जयपुर से 100 से ऊपर सिलेंडर हमने बुलवा लिए। और फिर उसका मॉडल तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जिसको ज़रूरत है हम उसको दे रहे हैं, बिना किसी जात-पात, धर्म, भेदभाव के। जो ज़रूरतमंद हमारे सामने आ रहा है हम उसको दे रहे हैं। तो अब तक तो हम शहर में दे रहे थे, लेकिन अभी शहर में स्थिति कुछ कुछ हद तक राहत देने वाली खबर है, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन गाँव से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो अभी हम गाँव में कंटिन्यू 1 हफ्ते से गाँव के लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनके साथ गाँव वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, अभी लॉकडाउन है तो गाड़ियाँ बंद हैं, बेचारे अपनी बाइक से आ रहे हैं, अपनी कार की व्यवस्था करके आ रहे हैं, जैसे भी आते हैं। तो उनके साथ जो हमको समस्या आती है वो ये है कि उनका रिटर्न सिलेंडर थोड़ा-सा लेट आता है। खत्म हो जाता है, थोड़ा-सा लेट आता है। और शहर में ये रहता है कि लोग खत्म हो जाता है तो हमको फ़ौरन लाके दे देते हैं। ये एक समस्या है, लेकिन हम लोग उसके लिए भी कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कुछ सिलेंडर हमने जैसे बरघाट में रखे हुए हैं, कुछ सिलेंडर कांडीवाड़ा में रखे हुए हैं। तो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि अगर और ज़रूरत हम लोग को मतलब और सिलेंडर उपलब्ध रहें,
तो अलग-अलग ऐसे छोटे-छोटे पैकेट बना दें और लोगों तक वो सुविधा पहुँच सके। जी। गौरव, आप बताएँ कि जिस तरह से इस स्थिति में एक सेकंड वेव आ रही थी, कुछ फरवरी में सरकार पूरे सिस्टम की तरफ से इस तरह की आश्वासन और तसल्ली दी गई कि एंड गेम है, कोरोना को हमने हरा दिया। मगर एक्चुअली वहीं स्थिति और ज़्यादा उस वक़्त खराब होनी शुरू हुई, जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया। तमाम तरह के चुनावी माहौल था देश में। उसके बीच में कुंभ का मेला, उसमें भी इस तरह की खबरें हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से कई लोग कुंभ के मेले में उन्होंने डुबकी लगाने के लिए वो इस इलाके की ओर आए और फिर वापस घूमते-घामते जब तक वो अपने राज्य में पहुँचे तो काफ़ी संक्रमण फैल चुका था। और अब जैसे कि मोहसिन भाई ने बताया कि अब गाँव से काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगी कि धरातल पर, वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर क्या हालात हैं? क्योंकि आमतौर पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं शहरों की, उसके बीच में कहीं न कहीं ये दब जाता है कि गाँव की स्थिति क्या है। और अमूमन लोगों के मन में ये हमेशा से एक फीलिंग रहती है कि गाँव के लोगों की इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी है, वहाँ पे खुले खेत हैं, तो लोग शुद्ध हवा लेते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, मिलावटी खाना नहीं खाते अगर कहा जाए। तो एक तरह से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मगर अब ये कोरोना उधर भी अपने पाँव पसार रहा है। तो क्या स्थिति है? किस तरह की खबरें आ रही हैं? और आपकी टीम नागरिक मोर्चा किस तरह से इस स्थिति को सँभालने में मददगार साबित हो रहा है? जी अनिका जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए स्थिति यहाँ भी ऐसी कोई बहुत अच्छी नहीं है। नुकसान तो बहुत हुआ है, हमने बहुत अपनों को खोया है, बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है लोगों की। और बस ये है कि कुछ सामुदायिक प्रयास हैं जिनके विषय में बात की जानी चाहिए, तो वो तो होना ही चाहिए। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के विषय में जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ हम लोकेटेड हैं, हम सिवनी में हैं। सिवनी जो है वो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र से जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर। यहाँ क्योंकि महाराष्ट्र से वेव एक तरह से समझ वहाँ से पहले संक्रमण तेज हुआ, तो जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, बालाघाट है, तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी संक्रमण शुरू हो गया था। मैं एक रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसके हिसाब से अगर इसको थोड़ा समझा जाए तो हम असल में अब सिवनी, ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये जो जिले हैं ये अपने पीक को क्रॉस कर गए। अब हम अपने पीक से थोड़ा सा आगे आ गए। तो वो जो पैराबोलिक ग्राफ होता है, हम उसके सेकेंड हाफ की तरफ हैं और अब यहाँ पे संक्रमण की दर कम हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक ये जो समझ है कि गांव में लोगों की इम्यूनिटी बेहतर होती है, वो शारीरिक श्रम करते हैं, उनका भोजन बेहतर होता है, तो ये बात तो सही है। और ये बहुत प्रूवन, साइंटिफिकली, मेडिकल साइंस में भी प्रूवन है कि जो जितना ज़्यादा शारीरिक श्रम करेगा उसका इम्यूनिटी उतना अच्छा होगा। लेकिन फिर हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये वायरस है। मतलब एक आम बीमारियों के मुकाबले इम्यूनिटी होना और वायरस के प्रति इम्यूनिटी होना एक बहुत अलग बात है। यदि आपका वायरस को एक्सपोजर होगा, ज़्यादा एक्सपोजर होगा, तो वो आपको इन्फेक्ट करेगा। और हमने बहुत बड़ी व्यापक संख्या में गांव में भी, ग्रामीण हमारे क्षेत्रों में लोगों को, बहुत यंग लोगों को, बहुत फिट लोगों को इस दुनिया से विदा होते देखा है, और ये बहुत दुखद है। तो एक बात तो ये। दूसरा, अब थोड़ा जो हमारा समूह है नागरिक मोर्चा की तरफ से जो थोड़ा बहुत इसमें काम किया गया, वो ये है कि एक बात से जिससे मैं आपको पूरी तरह से सहमत हूँ कि व्यवस्था तो पूर्णतः धराशायी, लेकिन अपने अपने स्तर पे जितने भी सामाजिक अलग अलग तरह से सामाजिक प्रयास रहे, उनसे सीखने की बहुत जरूरत है। बहुत बड़े स्तर पे देश में सभी जगह लोगों ने काम किया, यहाँ भी काम किया। नागरिक मोर्चा के जो एक यूथ ग्रुप है, उसने लगातार, हम लोग क्योंकि सिवनी में है, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ बेड्स बहुत ज्यादा नहीं है, आईसीयू बेड्स तो है ही नहीं। तो आईसीयू बेड्स के लिए या फिर और थोड़ी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हम नागपुर, जबलपुर, इन शहरों में पर डिपेंडेंट है। तो नागरिक मोर्चा की टीम हर सुबह 10 बजे, जो कि 10-11 बजे का डिस्चार्ज टाइम होता है हॉस्पिटल से, उस वक्त हम लोग एक रेगुलर कॉलिंग सीरीज चलाते थे, सारे हॉस्पिटल्स में कॉलिंग करते थे और वहाँ पे बेड्स की स्थिति लेते थे, ताकि हमारे पास हर दिन की एक बेड्स की सिचुएशन रहे, ताकि वो लोग जो बेड्स ढूंढ रहे हैं उनको एक सर्टेन रियल टाइम इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सके। ये हमने शुरू के 1-1.5 हफ्ते किया। देन वी रियलाइज्ड कि हॉस्पिटल्स ने खाली बेड्स की जो पोजीशन है वो बतानी बंद कर, 1-1.5 हफ्ते के बाद। उसका जो भी कारण रहा हो, मैं मानता हूँ उसका कारण ये भी था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स का व्यावसायिक
उस नजरिया भी था कि वो चाहते थे कि उनके पास जो बचे हुए बेड हैं वो उन पेशेंट्स को दें जो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार। ऐसे बहुत सारे केसेस नागपुर और जबलपुर में हमें देखने के लिए मिले। लेकिन कुछ दिनों तक ये मॉडल काम किया जहां पे हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती थी बेड्स की। बाद में हम वो नहीं कर पाए। हम लोगों ने कुछ डेटा कंसोलिडेशन का भी काम किया, जैसे जितनी भी एम्बुलेंसेस के नंबर्स हैं उनको एक साथ कंसोलिडेट करके सोशल मीडिया पे लेकर के आना, अलग अलग जो पैथोलॉजी के नंबर्स हैं उनको कंसोलिडेट करके सोशल मीडिया पर लेकर के आना, शेयर करना, आसपास के शहरों में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको कंसोलिडेटेड डेटा, हॉस्पिटल्स के फ़ोन नंबर्स, वहाँ के मैनेजर्स के फ़ोन नंबर्स, इनको कंसोलिडेट करके सोशल मीडिया पे डिसिमेट करना। तो ये सारे इस तरीके के काम से हमने शुरू किया था। बाद में हमने और भी बहुत सारी चीज़ें की, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग का एक प्रोटोकॉल डोज है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पर एक प्रॉपर नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें उन्होंने वो लिखा हुआ है कि प्रोटोकॉल डोज में आपको क्या क्या कौन कौन सी दवाइयाँ और किस डोज में खानी है। जी। तो आसपास जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं आम भाषा में, हमने उनसे संपर्क किया कुछ गाँव में और हमने उनसे बात की कि हम आपको ये प्रोटोकॉल डोज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जिन भी लोगों को लक्षण है आप उन्हें सीधे प्रोटोकॉल डोज दीजिए, क्योंकि तो सरकार ने कह ही दिया है कि आपको आप दे सकते हैं। तो पहुंचाना उन लोगों तक, ऑक्सीमीटर पहुंचाना ताकि वो लोगों की SpO2 लेवल वगैरह समय पे चेक कर सकें। ये एक काम हमने किया जिसका हमें कुछ परिणाम देखने के लिए मिला कहीं कहीं, क्योंकि यदि आप अर्ली सिम्टम्स के समय ही प्रोटोकॉल डोज ले लेंगे तो सीवियरिटी होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो गौरव ये बताएं, प्रोटोकॉल डोज और ऑक्सीमीटर की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप बोल रहे हैं कि इसको आप सुनिश्चित करवा पा रहे हैं, चाहे भले ही छोटे इलाके में, तो ये बाकी गांवों के लिए, बाकी इलाकों के लिए भी एक ठीक ठाक उदाहरण है कि किस तरह से जो त्वरित फर्स्ट 4-5 स्टेप्स हैं उसमें ये चिन्हित है कि ऑक्सीमीटर अगर आपके पास हो और आप उसको बाकायदा समय समय पर अपना मॉनिटर करते रहें ऑक्सीजन लेवल, तो काफ़ी हद तक आपको इसकी चाल का पता चलेगा और आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो ऑक्सीमीटर की एक बात हो गई, गांव-गांव में मैं समझती हूँ कि इसकी अभी भी किल्लत होगी। जो लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इसको उपलब्ध कराने की, ये बाकी इलाके, बाकी गाँव में भी इस तरह की कोशिशें जारी रहें तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपने प्रोटोकॉल डोज की बात की, मैं उसमें समझना चाह रही हूँ क्योंकि कई गैप्स हैं। कई बार मैं पढ़ रही हूँ कि तमाम तरह की दवाइयाँ हैं, लेकिन उनको कब, कितने डोज में और किस हिसाब से लेना है, उस पर इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। पिछले कुछ दिनों से ये बातें आ रही हैं कि स्टेरॉइड्स जो हैं लोग बहुत जल्दी ले रहे हैं, अपने हिसाब से ले रहे हैं, कुछ इस तरह की दवाइयाँ भी हैं। तो इसको मैं समझना चाहती हूँ कि गाँव में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, क्या वो उतने हैं? क्या उस तरह की स्थिति है कि वो इसको गाइडेड तरीके से, मॉनिटर्ड तरीके से इसको लोगों तक इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके? जी, तो एक मेरा छोटा सा कमेंट ऑक्सीमीटर पे भी है, और वो ये है कि ऑक्सीमीटर के साथ एक बड़ी समस्या है कि भारत में बड़ी मात्रा में चाइनीज ऑक्सीमीटर आए हुए हैं जो कि काफी खराब है, और इस वक्त बाजार में ज्यादातर वही उपलब्ध है, क्योंकि ब्रांडेड ऑक्सीमीटर्स जो हैं वो उपलब्ध है नहीं बाजार में, बहुत कम उपलब्ध है। हम खुद अभी लगभग 200 ऑक्सीमीटर्स और तलाश रहे हैं जो हमें इन डॉक्टर्स को, ग्रामीण डॉक्टरों को जिनको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उन्हें और आशा कार्यकर्ताओं को देने, लेकिन हमें भी नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं ब्रांडेड ऑक्सीमीटर। और एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि ऑक्सीमीटर ना होना तो खतरनाक है, लेकिन खराब ऑक्सीमीटर होना उससे भी ज्यादा खतरनाक है जी। तो बड़ी संख्या में ये जो खराब ऑक्सीमीटर्स हैं ये बहुत समस्या का कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में। इन्हें इससे भी समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास अच्छा ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप ऑक्सीमीटर यूज ना करें। दूसरा, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, मैं तो आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जिला अस्पताल में जो मरीज आते थे उनमें ऐसी स्थितियां भी हमने देखी, क्योंकि मैं तो लगातार जिला अस्पताल में रहा, बहुत लंबे समय तक मौजूद रहा। इवन जो आइसोलेशन वार्ड्स थे वहां भी हम लोग वॉलंटियर किया हमने। वहां हमने देखा कि वार्ड में भी एक ऑक्सीमीटर नहीं था लोगों के पास। ये भी स्थिति आई कि जो एक ऑक्सीमीटर था वो सिर्फ नर्स के पास था, लोगों के पास एक ऑक्सीमीटर नहीं था, तो अपना खुद का मॉनिटरिंग या फिर उनके जो परिजन है वो उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। तो उपलब्धता एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि वो कैसे, जैसे इस वक्त बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या ऑक्सीमीटर्स बड़ी मात्रा में आ सकते हैं, वो मार्केट में पहुंचाए जा सकते हैं। और ये जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ANMs हैं, हमारी आशा दीदियां हैं, इन लोगों तक ये, आंगनवाड़ी दीदियां हैं, इन लोगों तक ये पहुंचे। और एक और बात है, जो
जो रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको चोला छाप डॉक्टर कहते हैं गांव में, जो क्वालिफाइड नहीं है शायद, लेकिन इस वक्त वही है गांव में और लोगों का उन पे भरोसा है। तो ये एक सिचुएशन तो है। तो कंसीडरिंग दिस एज अ पेंडेमिक, तो हमें शायद ये करना चाहिए कि इनको हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं अभी के लिए, बाद में देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। अब बात आती है प्रोटोकॉल डोज की। तो प्रोटोकॉल डोज पे मेरा कहना ये है कि ये जो जैसे आपने स्टेरॉइड्स कहा, तो स्टेरॉइड्स वगैरह प्रोटोकॉल डोज का हिस्सा नहीं है। प्रोटोकॉल डोज में मोटी मोटी 3 चीजें हैं। एक एंटीबायोटिक का डोज है जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन और एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल की जा रही है। दूसरा एनाल्जेसिक के लिए आप पैरासिटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं, बुखार आता है तो आप उससे निजात पा लें। और तीसरा मल्टीविटामिन है, और साथ में एक एंटी एलर्जिक लेवोसिट्राजिन मोंटेलुकास का कॉम्बिनेशन। इतने को ही प्रोटोकॉल डोज कहा जा रहा है। इसके अलावा फिर चाहे स्टेरॉइड्स वगैरह का जो क्वेश्चन, तो स्टेरॉइड्स तो वैसे भी शायद डॉक्टर के मतलब निगरानी में ही लिए जाने चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। तो आई थिंक कि जो प्रोटोकॉल डोज का क्वेश्चन है, उस पे कुछ सरकारों ने बहुत अच्छा नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया, उसको फॉलो। और एक और जरूरी बात है कि साथ साथ साइकिल वाला क्वेश्चन है कि पहला 7 दिन का जो साइकिल होता है, उसमें हमें ये समझ पड़ेगा कि फर्स्ट 7 डेज में जी, आपकी आवाज बीच में कट रही है गौरव। आप अपना, मेरी आवाज बेटर है? जी जी हाँ जी, क्या मेरी आवाज अब आ रही है? जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी। तो जो प्रोटोकॉल डोज का क्वेश्चन है, उसमें मैं ये कह रहा था कि कुछ सरकारों ने जो नोटिफिकेशंस वगैरह जारी किए हैं, वो काफी यूजफुल हैं, और उनको अगर हम फॉलो करें और फिर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो फिर काफी चीजें कंट्रोल में की जा सकती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन हमें वो 7 दिन के साइकिल वाली बात याद रखनी पड़ेगी कि एक हमारे परिचित डॉक्टर ने यहाँ सिवनी में, डॉक्टर जठार, उन्होंने एक मेरे परिचित पेशेंट से बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पहले 6 दिन लापरवाही नहीं, और पहले 6 दिन चिंता नहीं, और उसके अगले 6 दिन लापरवाही नहीं। ये एक मूल मंत्र है, और डॉक्टर जठार साहब ने बहुत जबरदस्त काम भी किया है यहाँ पे, बहुत सेवा की उन्होंने लोगों की। तो उनकी बात मुझे एक मंत्र की तरह लगती है कि पहले 6 दिन लापरवाही, बिल्कुल चिंता नहीं, और अगले 6 दिन बिल्कुल लापरवाही। जी, तो मोहसिन जी, आपसे समझना चाहते हैं, आपके किस तरह के अनुभव हैं वहाँ पर? तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, जिस तरह का इंतज़ामात आपकी टीम ने वहाँ पर किए हैं सिलेंडर्स को लेकर, ऑक्सीजन रिफिलिंग को लेकर शहरों में बहुत दिक्कत है। वहाँ पर किस तरह की स्थिति, आप लोग इसको किस तरह से स्मूथली मैनेज कर पा रहे हैं, या स्मूथली करना भी अपने आप में चुनौती भरा है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मतलब एक बहुत बड़ी समस्या थी हम लोगों के लिए, और अभी कुछ कम हुई है वो, लेकिन समस्या अभी भी। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि शुरू में जो है छिंदवाड़ा जिले में भी और जबलपुर जिले में भी दूसरे जिले के लोगों को रिफिल करने के लिए मना कर रहे थे। फिर वो ये होता कि हम लोग प्राइवेट संस्था है, मतलब सामाजिक संस्था है, हमारे पास अभी फिलहाल कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं था। तो हम लोगों को तो बहुत दिक्कत हो रही थी। हम अपनी गाड़ी अगर जबलपुर या छिंदवाड़ा पहुंचाते थे, तो वहाँ लोग मना करते थे रिफिल स्टेशन वाले कि भाई आप लिखा के लाओ, हमारे जिले में बाहर के जिलों के लोगों के लिए अनुमति नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से और काफी महंगा हमको चार्ज करके भरते थे, और गाड़ी हमारी अगर आज रात से गई तो दूसरे दिन रात को या तीसरे दिन सुबह ऐसी वापस आ गई थी। जबलपुर से तो ये हुआ था कि हमारी गाड़ी 2 दिन खड़ी रही और वापस आ गई। उस टाइम वापस आई जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत। तो हम लोग मतलब हमारे यहाँ चक्कर ही लगाते रहते थे, लोग खड़े ही हमारे ऑफिस के सामने, हम लोग मतलब उनको जवाब दे थक गए। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा उसमें राहत मिली, बाद में शायद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, जो भी हो। लेकिन उसके बाद ये थोड़ी सी राहत ये मिली कि अब गाड़ी जाती है तो लगभग सुबह जाती है, शाम तक आ जाती है, लेकिन भरने लगा है। शुरू में ये तकलीफ बहुत ज्यादा थी। तो ये दूसरा सबसे बड़ी समस्या कि स्विनी में रिफिल स्टेशन नहीं। रिफिल स्टेशन जबलपुर छिंदवाड़ा में है, सौंसर में। तो हम लोगों को मतलब सिलेंडर जमा करना, फिर उनको पूरा कलेक्ट करके गाड़ी के बराबर सिलेंडर जमा करना, फिर उनको रिफिल के लिए छिंदवाड़ा पहुंचाना, जबलपुर पहुंचाना। तो ये एक तो थोड़ा टाइम भी लगता था, प्लस इसमें हमको खर्चा भी थोड़ा ज्यादा आता था। तो अभी आप, अगर मैं डेटा समझना चाहूँ, अमूमन एक दिन में आपके पास कितनी क्वेरीज आ रही हैं, कितने लोगों तक आप राहत पहुंचा पा रहे हैं? सुबह से लेके शाम तक हम लोगों के पास कम से कम 40 से 50 लोग अभी
करंट में भी आ रहा है, इससे पहले और ज्यादा आते थे। जी जी, अनिका जी, मैं इसमें कम एक से कम छोटी-सी बात और 40-50 जोड़ना लोग। चाहता हूँ जी कि गैस सिलेंडर्स को मैनेज करना जो है, इट्स अ स्किल्ड वर्क। ये कोई मतलब इतना आसान काम नहीं है। मतलब आम जनजीवन में हम कभी गैस सिलेंडर से डील करते नहीं है। वो कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसको हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोहसिन भाई की टीम के जो हमारे साथी सही। हैं, उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया। अरसलान है, उजैफ है और गनी है, हमारे मित्र हैं। उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से वो लड़के सीख गए तुरंत। एक इवन वो एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करना, हाँ, इस तरीके की। इसमें रिफिल, जी गौरव भाई, इसमें रिफिल सिस्टम रहता है, जो रिफिल मालूमात नहीं थी उसको, लेकिन हमारे यहाँ लड़कों ने उसको मालूमात करके आ गया, उसका रिफिल का जो सिस्टम है उसको बना लिए, फंक्शन जो भी रहता है उसको कंप्लीट कर लिए। हाँ, तो जी और लोकली उसमें अच्छी इनोवेट बात ये रही कि करके। हमारे पास जैसे, जी जी, तो मुझे लगता है जो एक उसमें इसके अच्छी बात एक ये रही कि गैस जैसे हमारे सिलेंडर पास, के साथ जो एक पूरा एक एक्सेसरीज होती है, फ्लो मीटर है, चाबी है, जो पानी है, बॉटल जो रहती है साथ में, जो पूरा मास्क है, ये सब की अवेलेबिलिटी को भी लेकर किस तरह से आपने सुनिश्चित किया? क्योंकि यहाँ दिल्ली और दिल्ली के आसपास तो मैं जिस तरह की खबरें सुन रही हूँ कि उन चीज़ों को लेकर भी कालाबाजारी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, लोगों को मिल नहीं पा रही है। कई जगह लोगों में जागरूकता भी नहीं है कि अगर ले लिया, घर में ले आए, तो कोई ठीक से ट्रेंड नहीं है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करें। जी, ये बिल्कुल हकीकत है। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मेडिकल लाइन से, अभी फ़िलहाल इस पैंडेमिक में, ये ऐसा कोई चीज़ नहीं बची जिसकी कालाबाज़ारी नहीं हुई। हर चीज़ जो भी ज़रूरत की, उसकी कालाबाज़ारी हो रही है और ज़रूरत से ज़्यादा दुगने-चौगुने रेटों में मिल रही है। किलोमीटर की कीमत 1200-1500 रहती है आम दिनों में। अच्छी कंपनियों की 1200-1500 रहती है, उससे कम कंपनियों की 1200 रहती है। चाइना के थोड़े और कम के रहते हैं, 800-900 रुपए। अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा नहीं 2500, 3000, 5-5 हज़ार तक लोगों को किलोमीटर मिलेंगे। तो इसमें अभी प्रॉब्लम तो हो ही रही है। मैं इसमें एक बात ये थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि घरों में ऑक्सीजन लग रहे हैं लोगों के। अस्पतालों से अगर लोग घरों में रेफ़र भी हो जा रहे हैं थोड़ा-सा ठीक होके, तो घरों में भी ऑक्सीजन लग रहे हैं, अस्पतालों में भी लग रहे हैं। तो लोगों को घरों में जो लगा रहे हैं उनको फ्लो फिट करते नहीं आता, ऑक्सीजन खोलते नहीं आता, ऑक्सीजन बंद करते नहीं आता। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, मतलब इसमें लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँ कि हमारी टीम ने वाक़ई में इसमें एक बहुत बड़ा काम किया। एक तो कोविड पेशेंट के घर जाना, फिर उनको फ्लो फिट करना, फिर उनको समझाना कि भाई फ्लो कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं। अगर उनके पास फ्लो खोलने की चाबी नहीं है, तो उसको प्रोवाइड करना या कोई ऐसा सिस्टम बता देना जिससे वो खोल लें, बंद कर लें। ये काम हमारी टीम ने बहुत किया है और अभी तक करते आ रहा है। किसी का फ्लो लीक कर रहा है, खराब हो गया है, तो उसको वो सुधार के भी दे रहा है। इसमें मतलब खुद ब खुद उन लोगों को थोड़ी-सी महारत आ गई और सीनियर मेरे को ऐसा लगता है कि इन्हीं लोग ये काम करके दे रहे हैं, हमारी टीम जी के जो वर्कर हैं, जैसे नाम बताए, अरसलान है, जी। अ, तो मुझे ये अशफाक बताएँ है। कि ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब एक छोटे स्तर पर आप लोगों की टीम मिल-जुल कर इतना बढ़िया काम कर सकते हैं, या समय रहते फटाफट ट्रेनिंग लेकर, या इतना मतलब विकट परिस्थितियों में भी लोगों के घर जाकर, जिसे कहते हैं ना, मानवता को ज़िंदा रखे हुए हैं, इंसानियत। इस वक़्त जो है इंसानियत ही काम आ रही है, लोग अपने दुःख, गम को इसी तरह कम कर रहे हैं कि हम किसी और के काम आ पाएँ। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि यहाँ कहीं सीख है कि जो काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार के इतने बड़े प्रशासनिक अमले को करना चाहिए था, जो सिस्टम को करना चाहिए था, वो कहीं न कहीं फेल हुआ है? जी, गौरव? जी, देखिए, फेल तो हो गया है। अब इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हम देख हाँ, सकते हैं टोटल कि फेल हो गया। पूरा सिस्टम धराशायी हो चुका है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो हमें पहले ही कह दिया था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, हमें आत्मनिर्भर ही बनना है। लेकिन आत्मनिर्भर में ये जो आत्म है, इस आत्म की परिभाषा हमें फिर से खोजनी पड़ेगी। ये आत्म हम अकेले नहीं है, ये आत्म हमारा समाज है ना? तो जो हमारा समाज है, हम हैं, आसपास के हमारे लोग हैं, हमें खुद को, हमको इकट्ठे होकर के आत्मनिर्भर होना है, अकेले में आत्मनिर्भर नहीं होना है। समस्या ये है कि लोगों ने इस आत्मनिर्भर को थोड़ा-सा गलत इंटरप्रेट कर लिया। उन्हें लगा कि मुझे आत्मनिर्भर होना है तो मेरे पास मेरा गैस सिलेंडर होना चाहिए, मेरे पास मेरा ऑक्सीमीटर होना चाहिए, मेरे पास मेरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गया, घर में ही मैं आईसीयू बेड लगा लूँगा, अपना ही डॉक्टर कर लूँगा। ये संभव नहीं है, इतने तो रिसोर्सेज़ ही नहीं है। तो जब तक हम सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तब जब तक हम एक सामाजिकता की भावना के साथ खड़े नहीं होंगे लड़ने के लिए इस पूरे पेंडेमिक से, तब तक बात नहीं बनने वाली। तब तक अगर सरकार चाहे तो भी बात नहीं बनने वाली।
हम्म। तो क्योंकि इट इज सो बिग, होल पेंडेमिक इज सो जी। बिग कि अकेले सरकार भी नहीं लड़ पाती, हालांकि वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाए, पर अगर वो कोशिश भी करते तो भी शायद बहुत चीजें संभव नहीं थी अगर समाज अपने तरफ से प्रयास नहीं करता तो था। आखिर में मैं तो आप आई दोनों थिंक से दिस दो दो गौरव लाइनों में गौरव भाई पूछना एक बात चाहूंगी। मोहसिन भाई, अगर इस स्थिति में जो स्थिति बनी हुई है, ये दूसरी वेव आ गई है, तीसरी वेव का भी आने की आशंका है, आप गांव के जी एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से किस तरह की मुस्तैदी की बात करेंगे, किस तरह आगाह करेंगे, किस तरह सचेत करना चाहेंगे वहाँ की जो लोकल जो एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या बुद्धिजीवी कह लीजिए, या जो लोग थोड़े ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सोच रहे हैं कि खाली, जैसे कि गौरव भाई ने बोला कि आत्म जो है खाली सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए हमें सिर्फ सेल्फ के बारे में नहीं सोचना है, पूरे समाज के बारे में सोचना है। तो पहले आप पहली वो क्या 2-3 चीजें आप रेकमेंड करेंगे अगर हम बोले कैसे बचाएं अपने गांव को? देखिए, गांव में जो लोग टीम वर्क कर रही हैं, सोशल वर्क, या जो आपने बोला कि जो ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं, ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले ये सलाह दूंगा, और जो आए भी हैं, जैसे कानीवाड़ा से हमारे जुड़े हुए लोग हैं, वो अक्सर आते हैं, तो लोग हम लोगों ने यही मशवरा दी, और आगे भी मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि भाई आप लोगों को सचेत करें कि आप जैसी बीमारी, आप जैसे उन्हें गौरव ने बताया कि डॉक्टर जटार ने उनको पहले 6 दिन सचेत रहने का ये जो फार्मूला बताया था, मैं उसी पे आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा कि मतलब आप लोगों को देखें, अगर वो बीमार हो रहे हैं तो वो घर पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फौरन जो है अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके इलाज शुरू करें। अभी लोग क्या करते हैं कि गांव में भी ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन लगा ली, और सही वे में उसका ट्रीटमेंट नहीं जी, हो रहा तो है, कहीं ना सही कहीं वे में इससे ट्रीट नहीं एक होगा। और बात याद आती है मुझे, गौरव, की लोगों में एक दहशत सी बैठ गई है कि हम अस्पताल जाएंगे तो शायद वहां से वापस ना लौटे, जबकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स बेतहाशा तरीके से काम कर रहे हैं, नर्सेज डॉक्टर्स पूरी तरह से लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, वो पीपी किट पहनकर इतना मुश्किल कंडीशंस में वो लोग काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये डर लोगों में बैठ गया है कि अगर हम हॉस्पिटल्स जाएंगे तो पता नहीं वहाँ हमारा जीवन बचेगा या नहीं। ये इस तरह की भावना क्यों मन में घर कर गई है? खास तौर से दिल्ली के बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल्स में जैसे ऑक्सीजन की कमी देखी गई, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में ये डर बैठ गया है। अब इसको किस तरह से इस भावना को, या फिर वैक्सीन को लेकर इस वक्त कोई निकलना नहीं चाह रहा है, जबकि ये बोला जा रहा है कि आप लगातार सारे एहतियात बरतते हुए डबल मास्क लगाइए, डबल शील्ड लगाइए, और उसके बाद जाके अपना वैक्सीन दीजिए, मगर फिर भी लोग जाने से कतरा रहे हैं। जी अनिका जी, देखिए इससे डर से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि यदि जब तक आप बीमारी से डरना नहीं है, हमें उससे लड़ना है, ये डर बात के तो आगे बहुत जीत लगातार है। कही, जी। जी। और डर के आगे जीत है, तो जीतना है तो उससे भिड़ना तो पड़ेगा ही। ये तो सत्य है। इसमें मुझे जो 2-3 बातें याद आ रही हैं, जैसे आपने कहा थर्ड वेव आएगी तो किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि हमें कुछ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करके रखने पड़ेंगे। जैसे हमने इस वेव में ये सीखा कि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट जो है वो गांव-गांव तक हो पाए। अभी जैसे मोहसिन भाई कह रहे हैं कि हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अब लोगों ने छोटे समूह बना करके ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने की व्यवस्था शुरू कर दी। उसमें मोहसिन भाई लोगों की टीम का भी बड़ा हिस्सा रहा। कुरई में जैसे हमने जो उपलब्धता कराई, हमने भी मोहसिन भाई से ही लेकर के उपलब्धता कराई। एक ब्लॉक है यहाँ पे, और फिर उसकी एक और विशेषता ये है कि हाईवे पे है। तो ये वो हाईवे है जो सिवनी से नागपुर को जोड़ता है, तो यहाँ से एम्बुलेंसेज जाती हैं। जब हमें समझ में आया कि एक और नीड आ रही है कि एम्बुलेंस में पेशेंट होता है, एम्बुलेंस जा रही होती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और फिर वो फोन करते हैं कि उन्हें रिफिल चाहिए, तो हाईवे पे ही उनका ऑक्सीजन रिफिल हो जा रहा है। तो परसों हमने एक पेशेंट का हाईवे पे रिफिल कर पाए। तो इस तरह के जो परमानेंट व्यवस्थाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जी। इनको हाँ ये हमें अरेंज करना पड़ेगा। जी। कुछ चीजें हैं जो हम अभी नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टर्स ऐसे कल गौरव को नहीं भाई, तैयार हो जाएंगे, बात जोड़ना पैरामेडिकल स्टाफ चाहूंगा। कल को नहीं तैयार हो पाएगा। जी। तो इसमें बस एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो ये है कि कुछ जो यदि हम कोई शॉर्ट ट्रेनिंग्स जैसा करके कुछ मेडिकल स्टाफ तैयार कर सकते जी। हैं, जो कोविड स्पेसिफिक मेडिकल स्टाफ, आपको उसको पूरा मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाना है, लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा साइंस समझते जी। हैं, थोड़ा जिनकी तो विज्ञान हाल की ही में समझ केंद्र है, मेडिकल सरकार ने साइंस इस तरह की घोषणा भी की है कि जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और जो ट्रेनीज हैं, उनको मॉनिटर्ड तरीके से इस काम में लगाया जाएगा। आशा करते हैं, मोहसिन भाई आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं, काफी। बस ये इस में एक बात ये, जैसे भी बात है कि गवर्नमेंट लेवल में सब धराशायी हो गया है, जी। मगर मैं अपने यहाँ के सांसद और विधायक, खासतौर से सीनियर लेवल में मैं ये बात करना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ 100 से ज्यादा सिलेंडरों की व्यवस्था
पर्सनली कर ली संस्थान ने, तो कम से कम अगर जिला अस्पताल में इन लोग 400-500 सिलेंडर की व्यवस्था तो कर सकते हैं, विधायक निधि से कर जी सकते हैं, हाँ। सांसद निधि से कर सकते हैं। और अगर ये इन लोग पहले से कर लेते तो जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जाने गई है वो नहीं जाती, लेकिन ठीक है, नहीं हुआ, थर्ड वेव आने वाली है। डेफिनेटली, अगर हम तो थर्ड वेव यही में हम सीख सामने रखना चाहते हैं, एक नज़ीर पेश किया जब जी, जी, मतलब जुटे बहुत हुए बहुत बड़ा नागरिक इश्यू नहीं इस है, अगर तरह वो से 300-400 सिलेंडर खरीद लें। जी, काम कर सकते हैं और जानों काम को कर सकते हैं, तवज्जो इच्छा देते शक्ति हुए होनी उन्हें चाहिए। बचा सकते हैं, लोग आगे आ सकते हैं। तो जो और सिस्टम है दूसरा दूसरा प्रशासनिक स्तर पर एक मशवरा और है कि ये जो गाँव के जिसको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, इनको कोई ट्रेनिंग दी जाए, इनको तैयार किया जाए थर्ड वेव के लिए। इनको सरकार की तरफ से भी मदद दी जाए, जी, जी। ताकि ये गाँव में जो है लोगों को अवेयर कर सकें। अवेयर भी कर सकें और जो प्राथमिक उपचार है वो भी मिल पाए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी, अपने जी। इनपुट्स, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपकी टीम एक साथ मिल-जुट कर सब लोग एक साथ एक बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर शहरों में भी तरह-तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ लोग एक-दूसरे की मदद करने के लिए जुटे हुए हैं। तो शायद ये इंसानियत ही है जो हम कह रहे हैं कि डर के आगे जीत है। इस इंसानियत के बलबूते ही हम लोग इस बड़ी-सी जंग को लड़ पाएँगे, इससे जूझ पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे अपने अनुभव साझा करने के लिए, और फ़िलहाल इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो ये था कोरोना से कैसे बचाएँ अपने-अपने गाँव को, अपने-अपने जो योगदान है उससे सब करें, डरे नहीं, एहतियात बरतते हुए आगे आएँ और हेल्प करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया।